सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, यानी हिस्टोपैथोलॉजी जिसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी दोनों साथ के साथ कवर कर लेंगे। ठीक है, साथ के साथ क्या बोले तो हिस्टोपैथोलॉजी के 300 क्वेश्चन और इसके बाद साइटोलॉजी जस्ट स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों आपस में मैचिंग करते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन सिमिलर आते हैं दोनों चैप्टर से। ठीक है, देखो पीडीएफ की बात करें तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और पीडीएफ एक साथ मिलेगा। जैसे मैं पूरे 300 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको पूरा एक पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, बार बार देने से ऐसा क्या होता है कि बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब रहते हैं कि आज भी जाओ दुकान फिर कल भी जाओ पीडीएफ निकालने के लिए। तो एक साथ में अगर 300 पीडीएफ दे दूंगा क्वेश्चन का तो आप आसानी से निकाल के पढ़ सकते हो एक साथ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी। क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत अच्छे लेवल के रखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप सॉल्व करो और फीडबैक जरूर देना कैसा लगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी, यानी हिस्टोपैथोलॉजी में फिक्सेटिव का मुख्य कार्य क्या होता है। फिक्सेटिव की बात करें हम, फिक्सेटिव यानी जनरली जिसमें हम पहली बात तो ये देखो हिस्टोपैथोलॉजी इसमें हम क्या करते हैं, टिश्यू की स्टडी। ठीक है, टिश्यू हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊतक। ऊतक की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है, ये मान लो एक सेल है। सेल क्या होती है, कोशिका, जीवन की सबसे छोटी इकाई। आपका शरीर कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे कैसे समझो, जैसे मान लो एक घर है। ठीक है, ये एक मकान है। ये एक मकान है बहुत सारे ईंटों से, बहुत सारे ऐसे ईंटों से मिलकर बना होता है, ब्लॉक से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारे ईंटों से। तो इस मकान का एक छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या हुई, एक ईंट हुई। एक ईंट हुई। ऐसे अपने बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है सर, सेल। और अपनी बॉडी ऐसे सेल से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं अपनी शरीर या अपनी बॉडी। ठीक है, तो ये अपना एक कोशिका हुआ। ये कोशिका क्या करता है, ये कई सारे गुच्छों में मिलकर कुछ ऐसा सा संरचना बना लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो हिस्टोपैथोलॉजी में हम टिश्यू की स्टडी करने वाले हैं। क्लियर बात है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में जो हम फिक्सेटिव यूज़ करते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है। फिक्सेटिव कहाँ यूज़ करते हैं, तो क्या हम टिश्यू को सुखाने के लिए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, टिश्यू को रंगने के लिए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं, या टिश्यू को कट करने के लिए फिक्सेटिव यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जब भी हम बात करेंगे फिक्सेटिव की तो उसका काम क्या रहेगा, टिश्यू को प्रिजर्व करना। क्लियर बात है, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सर, टिश्यू को प्रिजर्व करना। टिश्यू को सुखाना, टिश्यू को रंगना, ये सब स्टेनिंग का काम है। कट करना ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली फिक्सेटिव की, तो फिक्सेटिव का मेन फंक्शन क्या है, टिश्यू को प्रिजर्व करना। तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर बात है, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फिक्सेटिव प्रिजर्व टिश्यू, मॉर्फोलॉजी एंड प्रिवेंट ऑटोलिसिस। क्लियर बात है, फिक्सेटिव क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी टिश्यू की संरचना को, मॉर्फोलॉजी को सुरक्षित रखते हैं और सड़न से बचाते हैं, ऑटोलिसिस से बचाते हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया फिक्सेटिव का हिस्टोपैथोलॉजी में, टिश्यू को प्रिजर्व करना। ठीक है, क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कॉमनली यूज फिक्सेटिव कौन सा होता है, विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसको 5 स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन साथ के साथ कंसंट्रेशन दोनों आपको याद रखने हैं। तो मोस्ट कॉमनली फिक्सेटिव अगर हम बात करें जो यूज़ किया जाता है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड होता है, अल्कोहल होता है, ग्लूटरैल्डिहाइड होता है, 10% फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, बच्चों को ये बात पता होती है। हिस्टोपैथोलॉजी की हम बात कर रहे हैं तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 10% फॉर्मेलिन। ठीक है, डी जो आपका डी आंसर है ये राइट है। 10% फॉर्मेलिन सांद्रता जरूर याद रखना। अगर हम इन जनरल बात करें तो 10%, बाकी कई बार अलग अलग सिचुएशन में 20 या 30% भी हो सकती है। लेकिन अगर इन जनरली और सबसे कॉमन की बात करें तो वो होता है 10% फॉर्मेलिन। क्लियर बात है, देखो 10% फॉर्मेलिन इज स्टैंडर्ड, ये चीज़ ध्यान रखना, स्टैंडर्ड होता है ये फॉर रूटीन टिश्यू फिक्सेशन। रूटीन टिश्यू फिक्सेशन के लिए अगर स्पेशल कंडीशंस है तो इसकी सांद्रता हम 20% भी रख सकते हैं। तो 10% फॉर्मेलिन इज स्टैंडर्ड फॉर रूटीन टिश्यू फिक्सेशन। 10% फॉर्मेलिन सामान्य प्रयोग में आने वाला सबसे आम फिक्सेटिव है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट ऑप्शन आपका 10% फॉर्मेलिन हो जाएगा जो सबसे कॉमनली यूज फिक्सेटिव होता है। आगे बढ़ जाओ, टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन के लिए कौन सा रिएजेंट प्रयोग करते हैं, विच रिएजेंट इज यूज फॉर डिहाइड्रेशन इन टिश्यू प्रोसेसिंग। हम जो टिश्यू प्रोसेस करते हैं उसमें हम क्या करना है, डिहाइड्रेशन करवाना है। ठीक है, उसके लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो हम 50 क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, बिल्कुल
पूरा टॉपिक से खंगाल के मैंने क्वेश्चन निकाले हुए हैं, ठीक है। इसीलिए 2-3 दिन का जो एक्स्ट्रा बीच में गैप आया था, टाइम लग गया था, क्योंकि पीडीएफ में प्रिपेयर कर रहा था। अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, अच्छे से करो, इंपॉर्टेंट है सारे। विच रिएजेंट इज यूज फॉर डिहाइड्रेशन इन टिश्यू प्रोसेसिंग? क्या ज़ाइलिन होता है, फॉर्मेलिन होता है, एल्कोहल होता है, या पैराफिन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टिश्यू प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन के लिए, तो डिहाइड्रेशन कौन करवाएगा सर? डिहाइड्रेशन करवाएगा आपका एल्कोहल। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, एल्कोहल। एल्कोहल क्या करता है? रिमूव कर देता है वाटर को फ्रॉम टिश्यू बिफोर एम्बेडिंग, ठीक है। टिश्यू से पानी हटाने के लिए एल्कोहल का उपयोग कर दिया जाता है। कब? डिहाइड्रेशन कब करेंगे हम? जस्ट बिफोर एम्बेडिंग। एम्बेडिंग क्या है? ये टिश्यू प्रोसेसिंग का स्टेप है, अभी आगे समझना, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, हमें डिहाइड्रेशन करवानी हो तो हम क्या करेंगे? एल्कोहल वॉश करेंगे, जो क्या कर देगा? वाटर को रिमूव कर देगा। किससे सर? टिश्यू से। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। देखो एम्बेडिंग आ गई। एम्बेडिंग के लिए कौन सा मीडियम सबसे अधिक उपयोगी होता है? विच मीडियम इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एम्बेडिंग? हमने क्या करवा दिया सर? फिक्सेशन कर लिया। फिक्सेशन के बाद क्या कर लिया? हमने क्या किया? वाटर को रिमूव कर लिया। अब हम जा रहे हैं एम्बेडिंग पर। एम्बेडिंग में हम क्या कर रहे हैं? मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एम्बेडिंग कौन सा मीडियम यूज होता है? क्या वैक्स यूज होता है, एगार यूज होता है, पैराफिन वैक्स यूज होता है, या रेजिन यूज होता है, ठीक है। तो हम जब भी बात करेंगे एम्बेडिंग की, तो एम्बेडिंग के लिए सबसे बेस्ट मीडियम कौन सा होता है? वो होता है ऑप्शन सी, पैराफिन वैक्स। उम्मीद है सबको पता होगा ये, ठीक है। पैराफिन वैक्स गिव सपोर्ट टू टिश्यू फॉर सेक्शन कटिंग। हम जब सेक्शन कटिंग करने जाते हैं तो पैराफिन वैक्स क्या करता है? सपोर्ट करता है सर टिश्यू को, ठीक है। पैराफिन वैक्स टिश्यू को काटने लायक सख्त बनाने में मदद करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन सुनो, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। माइक्रोटोम का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ अ माइक्रोटोम? माइक्रोटोम क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, पता है कहाँ यूज़ करते हैं? कई बार क्वेश्चन आ जाए माइक्रोटोम किस लैब में यूज़ करते हैं, तो जनरली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? हिस्टोपैथोलॉजी में यूज़ करते हैं। किस लिए करते हैं? अब उसको सुनो। क्या फिक्सेशन के लिए माइक्रोटोम यूज़ करते हैं, एम्बेडिंग के लिए करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं, कटिंग द सेक्शंस के लिए करते हैं, ठीक है। अब बताओ, फिक्सेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया सर? 10% फॉर्मेलिन यूज़ किया। क्लियर बात है। एम्बेडिंग के लिए हमने क्या किया सर? एम्बेडिंग के लिए हमने यूज़ किया पैराफिन वैक्स यूज़ किया, पैराफिन वैक्स यूज़ कर लिया। डिहाइड्रेशन के लिए हमने क्या यूज़ कर लिया सर? एल्कोहल यूज़ कर लिया, जिसने क्या किया? वाटर को रिमूव कर लिया। अब हमें क्या करना है? सेक्शंस को कट करना है। सेक्शन कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोटोम यूज़ करते हैं। कटिंग थिन सेक्शंस हम यूज़ करते हैं माइक्रोटोम के लिए, ठीक है। अगर इसका आपको सुनो, अगर आपको थ्योरी पढ़नी हो तो हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल होगा हिस्टोपैथोलॉजी, कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी नाम से, कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी नाम से। वो वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरी थ्योरी बताई है। इसके बाद साथ के साथ वन लाइनर्स भी पढ़ लेना। वन लाइनर से बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है आरआरबी में भी और राजस्थान एनएचए में भी, बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है वन लाइनर, उसको जरूर कर लेना। और जैसे ही बिहार का डेट अनाउंस होगा, मैं वन लाइनर्स का सीजन 2 लेके चलाऊंगा, ठीक है। एक बार और वापस से पूरा बढ़िया से रिपीट करेंगे, ठीक है। अच्छी बात है। साथ के साथ अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। माइक्रोटोम किस लिए उपयोगी होता है? तो सिंपल सी बात है, कटिंग द थिन सेक्शन। हमें पतले सेक्शंस काटने हैं, थिन सेक्शंस, उसके लिए हमें माइक्रोटोम की आवश्यकता पड़ती है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो टिश्यू को कट करने के काम आता है। क्लियर बात है। माइक्रोटोम स्लाइस टिश्यू इनटू थिन सेक्शंस फॉर माइक्रोस्कोपी। माइक्रोटोम से टिश्यू के पतले सेक्शंस काटे जाते हैं ताकि माइक्रोस्कोप से हम उन्हें देख सकें। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग में कौन सा स्टेन कॉमनली इस्तेमाल करते हैं? अब स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टो और साइटो दोनों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं सर? आते हैं स्टेनिंग से, ठीक है। तो हिस्टोपैथोलॉजी में कौन सा स्टेन कॉमनली यूज़ करते हैं? विच स्टेन इज कॉमनली यूज इन हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग? क्या जेडन स्टेन इस्तेमाल करते हैं कॉमनली, गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, ग्राम स्टेन इस्तेमाल करते हैं, या हेमाटोक्सिन एंड इयोसिन जिसको HNE बोलते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं? अब ध्यान से सुनो, जेडन कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? जेडन स्टेन, इसी को हम बोलते हैं AFB स्टेन। इसको कहाँ यूज़ करते हैं? एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए। एसिड फास्ट बैसिलाई, बैसिलाई यानी सर इसका एग्जाम्पल हो गया माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो काज करता है TB। तो यहाँ हम यूज़ करते हैं कौन सा? जेडन स्टेन। सिंपल सी बात है। गिम्सा स्टेन कहाँ यूज़ करते हैं सर? ब्लड पैरासाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। ब्लड पैरासाइट्स के लिए गिम्सा स्टेन यूज़ करते हैं। फिर क्या बचा? ग्राम स्टेन। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं।
फिर क्या बचता है, हेमेटोक्सिन एंड इयोसिन HNE, ये इस्तेमाल करते हैं हम हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग का, ये सबसे कॉमनली स्टेन होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी में तो सबसे कॉमन स्टेन हिस्टोलॉजी में कौन सा हो जाएगा, हेमेटोक्सिन एंड इयोसिन। क्लियर बात है। HNE स्टेन क्या करता है, अभी ये ध्यान से सुनो, हाईलाइट कर देता है न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। ठीक है, एक सेल के जब आप पढ़ने जाओगे, टिश्यू के अंदर क्या होते हैं, मान लो ये कई सारे सेल्स हैं, ये सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाया। अब माइक्रोस्कोप में आप क्या करने जाओगे, इन्हीं सेल की स्टडी करने जाओगे। तो मान लो आपने एक सेल को जूम करके देखा, एक सेल के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, फिर और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं। तो मेन कंपोनेंट दो ही तो हुए, एक हुआ साइटोप्लाज्म, एक हुआ न्यूक्लियस। क्लियर बात है। तो अब हम क्या करेंगे, HNE स्टेन में हाईलाइट कर देगा किसको, सर न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, इसको हाईलाइट कर देगा। तो क्या हमारी स्टडी इजी हो जाएगी, बिल्कुल स्टडी इजी हो जाएगी। तो हम आसानी से सारे टिश्यू को, सारे सेल्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। और हमें कवर क्या करना है, टिश्यू की स्टडी करनी है। इसीलिए हम जो क्या करते हैं, हेमेटोक्सिन एंड इयोसिन, ये सबसे कॉमनली यूज होता है हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग में। क्लियर बात है। HNE स्टेनिंग न्यूक्लियस को नीला और साइटोप्लाज्म को गुलाबी रंग देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। न्यूक्लियस को HNE स्टेनिंग में कैसा सर, ब्लू कलर, और साइटोप्लाज्म को कैसा कलर, पिंक कलर। एक चीज़ बताओ, दोनों का नेचर आपका किसका, HN में हेमेटोक्सिन एंड इयोसिन का, इन दोनों का नेचर कैसा है। तो इयोसिन जो होता है सर, इयोसिन कैसा होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है, और हेमेटोक्सिन जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, हेमेटोक्सिन और इयोसिन से रिलेटेड ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बार बार आती रहती हैं क्वेश्चन एग्जाम में। क्लियर बात है। आगे बढ़ जाओ। हेमेटोक्सिन किसको स्टेन करता है, देखो मैंने बोला था कौन किसको स्टेन करेगा, ये चीज़ जरूरी याद रखना। किस कलर में स्टेन करेगा ये चीज़ भी याद रखना, और इनका नेचर कैसा है ये भी याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं हेमेटोक्सिन की। तो हेमेटोक्सिन स्टेन विच पार्ट ऑफ द सेल, क्या साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है, लिपिड को स्टेन करता है, न्यूक्लियस को स्टेन करता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हेमेटोक्सिन में, हेमेटोक्सिन किसको स्टेन करेगा सर, साइटोप्लाज्म, लिपिड और माइटोकॉन्ड्रिया तो हटा दो। क्लियर बात है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए सर, साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियस में। तो हेमेटोक्सिन की जब भी बात होगी, तो हेमेटोक्सिन की जब भी बात होगी, हेमेटोक्सिन किसको स्टेन करेगा सर, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। हेमेटोक्सिन किसको, न्यूक्लियस को स्टेन करेगा, और इयोसिन किसको स्टेन करेगा, साइटोप्लाज्म को। ठीक है, ये दोनों चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। हेमेटोक्सिन क्या है, बेसिक डाई है जो स्टेन करता है एसिडिक न्यूक्लियर कंपोनेंट को, किस कलर में, ब्लू कलर में। हेमेटोक्सिन न्यूक्लियस के एसिडिक भाग को नीला रंग देता है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। इयोसिन का नेचर कैसा है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नेचर से क्वेश्चन भी आते हैं। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इयोसिन स्टेन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इयोसिन का बेसिक है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, या एम्फोटेरिक है। ठीक है, बेसिक की बात करें क्षारीय, न्यूट्रल की बात करें उदासीन, एसिडिक की बात करें अम्लीय, एम्फोटेरिक की बात करें तो दोनों। ठीक है, तो हम बात करें इयोसिन की, तो इयोसिन का नेचर कैसा होता है सर, इयोसिन का नेचर होता है एसिडिक, और हेमेटोक्सिन का नेचर कैसा होता है, बेसिक। ये चीज़ें ध्यान रखना। इयोसिन इज एन एसिडिक डाई दैट स्टेन बेसिक कंपोनेंट लाइक साइटोप्लाज्म पिंक कलर में। ठीक है, इयोसिन एसिडिक डाई होती है जो कि साइटोप्लाज्म जैसे बेसिक भागों को गुलाबी रंग देता है। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो हेमेटोक्सिन थी वो कैसी थी सर, वो नेचर में बेसिक थी, और उसने किसको कलर किया, एसिडिक पार्ट को। एसिडिक पार्ट क्या है सर, न्यूक्लियस है। क्लियर बात है। ऐसे क्या हुआ, इयोसिन जो है वो क्या है, एसिडिक डाई है, इसने किसको कलर किया, इसने कलर किया बेसिक पार्ट को। बेसिक पार्ट कौन सा होता है सर, आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, जो जिस नेचर का है उसके अपोजिट को कलर करेगा। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में सेक्शन थिकनेस कितना होता है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ टिश्यू सेक्शंस इन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टिश्यू सेक्शंस की थिकनेस कितनी होती है, 1 से 2 mm, 3 से 5 माइक्रोन मीटर, 10 से 12 माइक्रोन मीटर, या 1 से 2 माइक्रोन मीटर। ठीक है, अब बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। हम यहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजी में जितने भी आपकी थिकनेस या मान लो मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, इसकी बात कर रहे होंगे, या डायमीटर्स की बात कर रहे होंगे, या टेम्परेचर की बात कर रहे होंगे, आगे आएंगे क्वेश्चन टेम्परेचर से रिलेटेड। तो ये सारे डाटाज आपको जरूर याद होने चाहिए। तो थिकनेस की बात करूँ टिश्यू सेक्शंस की हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, तो वो होता है 3 से 5 माइक्रोन मीटर। ठीक है,
समझो आइडियल थिकनेस जो होती है वो 3 से 5 माइक्रोन मीटर होती है फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। सामान्यतः 3 से 5 माइक्रोन मीटर मोटाई पर टिश्यू की कटिंग की जाती है, इसमें देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। डीकैल्सिफिकेशन की आवश्यकता कब होती है? व्हेन इज डीकैल्सिफिकेशन रिक्वायर्ड? हमें डीकैल्सिफिकेशन कब रिक्वायर्ड होता है? सॉफ्ट टिश्यू की बायोप्सी के लिए, ब्रेन सैंपल्स के लिए, बोन सैंपल्स के लिए, या लिवर बायोप्सी के लिए, ठीक है। अब बच्चे एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, कैसे सॉल्व करोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। डीकैल्सिफिकेशन यानी क्या करना है हमें? डी अलग अलग कर लो, कैल्सिफिकेशन करना है, ठीक है। डीकैल्सिफिकेशन करना है यानी हमें क्या करना है? कैल्शियम को हमें क्या करना है? रिमूव करना है, सिंपल सी बात है। अब ये बताओ कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? क्या सॉफ्ट टिश्यू बायोप्सी में कैल्शियम मिलता है? क्या ब्रेन के अंदर सैंपल्स में कैल्शियम मिलता है? लिवर के अंदर कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है, या बोन के अंदर मिलता है? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुरंत पकड़ लोगे, सर कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ? बोन में मिलता है। तो हमें डीकैल्सिफिकेशन की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? बोन सैंपल्स में पड़ेगी यार, सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। क्लियर बात है। डीकैल्सिफिकेशन इज डन टू रिमूव कैल्शियम फ्रॉम हार्ड टिश्यू लाइक बोन। हड्डी जैसे कठोर टिश्यू से कैल्शियम निकालने के लिए डीकैल्सिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डीकैल्सिफिकेशन वर्ड जब भी आए हम बोन सैंपल से डीकैल्सिफिकेशन कर रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट इज यूज फॉर क्लियरिंग बिफोर पैराफिन एम्बेडिंग, ठीक है। पैराफिन एम्बेडिंग से पहले क्लियरिंग के लिए कौन सा रिएजेंट प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो पैराफिन एम्बेडिंग होती है उससे पहले अगर हमें क्लियरिंग करनी हो तो हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे? अल्कोहल, वाटर, ज़ाइलिन, ईथर। अब बताओ, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अल्कोहल से हमने क्या किया सर? अल्कोहल से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, हमने वाटर रिमूव किया। वाटर का तो काम ही नहीं है। ईथर का हम अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? क्लियरिंग एजेंट। तो क्लियरिंग किससे करते हैं हम सर? ज़ाइलिन से करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ज़ाइलिन क्या करता है? रिप्लेस कर देता है अल्कोहल को एंड मेक टिश्यू ट्रांसपेरेंट फॉर वैक्स इनफिल्ट्रेशन। ज़ाइलिन अल्कोहल को हटाकर टिश्यू को क्या बनाता है? ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाता है, ताकि वैक्स उसमें प्रवेश कर सके। ये चीज़ ध्यान रखना। कौन सा वैक्स? पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स हमें एंट्री करानी है ना एम्बेडिंग के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ज़ाइलिन से क्लियरिंग एजेंट इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन फ्रोजन सेक्शन? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रोजन सेक्शन में किस उपकरण का प्रयोग होता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से हम फ्रोजन सेक्शंस के लिए यूज़ करेंगे? माइक्रोटोम, क्रायोस्टैट, इंक्यूबेटर, या सेंट्रीफ्यूज? अब बताओ, हम फ्रोजन सेक्शंस की बात कर रहे हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? तो सिंपल सी बात है, सेंट्रीफ्यूज किसके लिए हमने किया था? हमने किया था कंपोनेंट सेपरेशन के लिए। इंक्यूबेटर क्या? हमने एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया था। माइक्रोटोम हम कब इस्तेमाल कर रहे होंगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने टिश्यू की थिन कटिंग सेक्शनिंग के लिए माइक्रोटोम इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं फ्रोजन सेक्शन की, तो फ्रोजन सेक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं सर क्रायोस्टेट। क्लियर बात है। क्रायोस्टेट मेंटेन्स लो टेम्परेचर टू कट फ्रोजन टिश्यू फ्रॉम क्विक डायग्नोसिस। क्रायोस्टेट जमे हुए टिश्यू को काटने के लिए ठंडा वातावरण बनाए रखता है। ये चीज़ ध्यान रखना, मेंटेन करता है लो टेम्परेचर टू कट फ्रोजन टिश्यू फॉर क्विक डायग्नोसिस। क्लियर बात है। हिस्टोपैथोलॉजी में बायोप्सी स्पेसिमेन का आइडियल थिकनेस क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द आइडियल थिकनेस ऑफ अ बायोप्सी स्पेसिमेन इन हिस्टोपैथोलॉजी? अगेन थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, थोड़ी देर पहले, अभी लैंग्वेज चेंज था। अगेन देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज क्या किया मैंने? टफर साइड कर दिया। अब थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। व्हाट शुड बी द आइडियल थिकनेस ऑफ अ बायोप्सी स्पेसिमेन की अगर हम बात करें इन हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है, आंसर वही रहेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, घबराना नहीं है, आंसर सेम रहता है 3 से 4 mm। क्लियर बात है। थिनर टिश्यू इंश्योर बेटर फिक्सेशन एंड प्रोसेसिंग। 3 से 4 mm मोटा टिश्यू बेहतर फिक्सेशन और प्रोसेसिंग के लिए आदर्श होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। टिश्यू एम्बेडिंग के समय मोल्ड के साथ कौन सा कंपोनेंट यूज़ करते हैं? विच कंपोनेंट इज यूज्ड विद द मोल्ड ड्यूरिंग टिश्यू एम्बेडिंग? देखो अगेन वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें भी टफ है, पर सुनो, इसमें हमने क्या पूछा? मोल्ड के साथ कौन सा चीज़ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा कंपोनेंट इस्तेमाल करते हैं टिश्यू एम्बेडिंग के लिए? आपको पूरा क्वेश्चन काट दो, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको एक अक्षर पे ध्यान देना है। हम क्या कर रहे हैं? टिश्यू की एम्बेडिंग कर रहे हैं। एम्बेडिंग किससे करते हैं? मैंने थोड़ी देर पहले बताई सर, पैराफिन वैक्स से। तो राइट ऑप्शन आपका वही रहेगा, पैराफिन वैक्स। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के पूछे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर
पैराफिन वैक्स होगा। क्लियर बात है। पैराफिन वैक्स हार्डनेस टू सपोर्ट द टिश्यू ब्लॉक, पैराफिन वैक्स ठोस होकर टिश्यू ब्लॉक को सहारा देता है। आगे बढ़ जाओ। माउंटिंग मीडिया का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउंटिंग मीडिया? माउंटिंग मीडिया का फंक्शन बताना है। कलरिंग द स्लाइड, कवरिंग एंड प्रिजर्विंग द स्टैंड सेक्शन, सेक्शन कटिंग या फिक्सेशन। अब बताओ। तो कलरिंग द स्लाइड, स्लाइड को अगर हमें कलर करना हो तो हम क्या करेंगे? स्टैनिंग इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। हमें सेक्शन कटिंग करनी हो, सेक्शन की कटिंग करनी हो तो हम माइक्रोटोम इस्तेमाल कर लेंगे, माइक्रोटोम इस्तेमाल कर लेंगे। फिक्सेशन करना हो तो हम 10% फॉर्मेलिन इस्तेमाल करेंगे। फिर क्या बच रहा है? कवरिंग एंड प्रिजर्विंग द स्टेन सेक्शन, जो स्टेन सेक्शन हो गई है उसको कवर और प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करेंगे? माउंटिंग मीडिया इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। माउंटिंग मीडिया प्रोटेक्ट स्टैंड सेक्शन एंड प्रिवेंट डाइंग और डैमेज। यह स्टैंड स्लाइड्स को ढककर उसकी रक्षा करता है। किन चीज़ों से? सूखने से यानी ड्राई होने से और डैमेज होने से। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द प्रोसेस टू डिफ्रेंशिएटिंग स्टेन्स इन हिस्टोलॉजी कॉल्ड? हिस्टोलॉजी में स्टेन को डिफ्रेंशिएट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काउंटर स्टेनिंग, डी स्टेनिंग, डिफ्रेंशिएशन या रेनाइजिंग? ठीक है, रिंजिंग। अब बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। काउंटर स्टेनिंग हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या है काउंटर स्टेन। डी स्टेनिंग नहीं, रिनाइजिंग। ठीक है, रिंजिंग यानी धोना। तो हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। किसको? स्टेन्स को हिस्टोपैथोलॉजी में। अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो, ठीक है, मान लो हमें एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो, तो डिफ्रेंशिएट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, विभेदन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन क्या करता है? रिमूव एक्सेस स्टेन टू प्रोवाइड कॉन्ट्रास्ट। डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया में अतिरिक्त रंग हटाया जाता है, एक्सेस स्टेन को हटा दिया जाता है, जिससे कॉन्ट्रास्ट अच्छा बनता है। तो डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया याद रखना। कौन सा स्टेन कनेक्टिव टिश्यू को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है? विच स्टेन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाई कनेक्टिव टिश्यू? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनिंग से क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो कौन सा स्टेन यूज़ कर रहे हैं? आइडेंटिफाइंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा स्टेन? HNE, मैसन्स ट्राइक्रोम, पास स्टेन, पीरियोडिक एसिडिक सिफ या सूडोन ब्लैक? अब बताओ। तो हम जब भी बात कर रहे होंगे कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक की इसको आइडेंटिफाई अगर हमें करना हो तो हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? मैसन्स ट्राइक्रोम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर बात है। इट स्टेन कोलेजन फाइबर्स ब्लू और ग्रीन। कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं ना किसमें? कनेक्टिव टिश्यू में। अब कोलेजन फाइबर को या तो ब्लू या तो ग्रीन कौन स्टेन करेगा? मैसन्स ट्राइक्रोम। ठीक है, यह कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन को नीला या हरा रंग देता है। तो अगर हम बात करें कौन सा स्टेन कनेक्टिव टिश्यू को पहचानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो होता है मैसन्स ट्राइक्रोम। आगे बढ़ जाओ। पस स्टेन का उपयोग किसके डिटेक्शन में होता है? पस स्टेन इज यूज फॉर डिटेक्टिंग विच कंपोनेंट? पस का फुल फॉर्म क्या होता है? पीरियोडिक एसिडिक सिफ। किसके डिटेक्शन के लिए होता है? लिपिड के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए, न्यूक्लियस के लिए या कनेक्टिव टिश्यू के लिए? कनेक्टिव टिश्यू का थोड़ी देर पहले बताया मैंने, मैसन्स ट्राइक्रोम। न्यूक्लियस का मैंने बता दिया, HNE स्टेनिंग करते हैं। लिपिड का अभी थोड़ी देर आगे आएगा एक और क्वेश्चन। हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए पस स्टेन, यानी पीरियोडिक एसिडिक सिफ का इस्तेमाल करते हैं हम सर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना। राइट ऑप्शन आपका बी। पस स्टेन ग्लाइकोजन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स मैजेंटा। ठीक है, पस स्टेन कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ग्लाइकोजन हो गए या म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हो गई, इनको गुलाबी रंग देता है। आगे बढ़ जाओ। हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शन फ्लोटिंग की समस्या किस वजह से होती है? व्हाट कॉज सेक्शन फ्लोटिंग प्रॉब्लम इन हिस्टोपैथोलॉजी? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पूछा गया है सेक्शन फ्लोटिंग की समस्या किस वजह से होती है? ओवर स्टेनिंग की वजह से, इनकम्प्लीट वैक्स फिल्ट्रेशन की वजह से, कोल्ड वाटर बाथ की वजह से या हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन की वजह से? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शन फ्लोटिंग की समस्या कब आएगी? क्या ओवर स्टेन कर देंगे तो सेक्शन फ्लोट होने लगेगा? इनकम्प्लीट वैक्स इनफिल्ट्रेशन रहेगा तो सेक्शन फ्लोट होगा? कोल्ड वाटर बाथ रहेगा तो सेक्शन इनफ्लोट होगा? या हाई अल्कोहल कंसंट्रेशन रहेगा तो सेक्शन फ्लोट होगा? अब सिंपल सी बात है, जब भी हमारा वैक्स क्या रहेगा? इनफिल्ट्रेशन मोड में रहेगा तो क्या आएगा? सेक्शन हमेशा फ्लोट करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। इफ वैक्स डज नॉट इन्फिल्ट्रेट कंप्लीटली टिश्यू में डिकेट इन वाटर बाथ। ठीक है, यदि वैक्स पूरी तरह से नहीं घुसे तो टिश्यू में पानी में टिश्यू तैरने की समस्या आती है, डिटैच इन वाटर बाथ। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ।
सूडान ब्लैक स्टेन किस चीज़ के लिए उपयोगी होता है? सूडान ब्लैक स्टेन इज यूज फॉर डिटेक्टिंग व्हाट? प्रोटीन, डीएनए, फैट या लिपिड या कनेक्टिव टिश्यू। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू मैसन ट्राइक्रोम, डीएनए और प्रोटीन अभी के लिए छोड़ो। फिर क्या आता है? लिपिड। मैंने बताया था लिपिड अभी थोड़ी देर पहले आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। तो सूडान ब्लैक स्टेन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? फैट या लिपिड के डिटेक्शन के लिए। क्लियर बात है? सूडान ब्लैक इज लिपिड सॉल्यूबल एंड स्टेन फैट्स ब्लैक। ठीक है, कलर भी याद रख करते जाना। यह लिपिड के लिए विशेष है और उन्हें काले रंग में रंगता है, यानी फैट्स हो गई इनको या लिपिड हो गई, ब्लैक कलर में कलर करता है। सूडान ब्लैक नाम में ही आता है कि सूडान ब्लैक कलर करेगा। क्लियर बात है? Which reagent is commonly used for tissue dehydration? टिश्यू डिहाइड्रेशन में कॉमनली कौन सा रिएजेंट प्रयोग किया जाता है? फॉर्मलिन, अल्कोहल, वाटर, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, हमें क्या करना है? टिश्यू का डिहाइड्रेशन करवाना है। डिहाइड्रेशन यानी वाटर रिमूव करवाना है। तो जनरली कौन सा हम रिएजेंट यूज़ करेंगे? फॉर्मलिन, अल्कोहल, वाटर या क्लोरोफॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हम डिहाइड्रेशन कौन सा करवाते हैं? डिहाइड्रेशन यानी वाटर रिमूवल। वाटर रिमूवल कौन करवाता है सर? अल्कोहल करवाता है। क्लियर बात है? अल्कोहल करवाएगा। अल्कोहल रिमूव वाटर फ्रॉम टिश्यू बिफोर क्लियरिंग एंड इम्बिडिंग। डिहाइड्रेशन में अल्कोहल टिश्यू से पानी निकालता है जिससे वैक्स प्रोसेसिंग हो सके। फिक्सेटिव का मेन पर्पस क्या होता है? हम फिक्सेशन करते हैं ना, तो उसका फंक्शन क्या होता है? उसका पर्पस क्या होता है? क्यों करते हैं फिक्सेशन? टिश्यू को कट करने के लिए, डिहाइड्रेटिंग द टिश्यू के लिए, प्रिवेंटिंग ऑटोलिसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन के लिए, या इम्बेडिंग द टिश्यू के लिए। अब इसका राइट आंसर सबको पता होगा कि हमें ऑटोलिसिस प्रिवेंट करना है या प्यूट्रिफिकेशन करना है, तो हम क्या कर लेंगे? फिक्स कर लेंगे सैंपल को। क्लियर बात है? तो प्रिवेंटिंग ऑटोलिसिस एंड प्यूट्रिफिकेशन। फिक्सेटिव प्रिजर्व टिश्यू स्ट्रक्चर बाय इनएक्टिवेटिंग एंजाइम एंड किलिंग बैक्टीरिया। फिक्सेटिव क्या करता है? टिश्यू को सड़ने से बचाकर उसकी संरचना को संरक्षित रखता है। कैसे संरक्षित रखता है? एक्टिवेट्स एंजाइम जो होते हैं उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है, साथ के साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें किल कर देता है। क्लियर बात है? तो फिक्सेटिव याद रखना। ऑटोलिसिस की प्रिवेंशन और प्यूट्रिफिकेशन के लिए हम फिक्सेटिव यूज करते हैं। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोइन सॉल्यूशन किस टाइप के टिश्यू के लिए श्रेष्ठ है? बोइन सॉल्यूशन इज बेस्ट सूटेड फॉर विच टाइप ऑफ टिश्यू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। एक होता है सॉल्यूशन जिसका नाम है बोइंस सॉल्यूशन। ठीक है, तो बोइंस जो सॉल्यूशन होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है? बोन के लिए, फैट के लिए, सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यू के लिए जैसे हो गए टेस्टिस, या हेयर के लिए। ठीक है, अब बताओ हम बोइन सॉल्यूशन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट डेलिकेट टिश्यूज के लिए। एग्जाम्पल ले लो टेस्टिस। ठीक है, बोइंस प्रिजर्व कर मॉर्फोलॉजी वेल इन डेलिकेट टिश्यू। यह नाजुक टिश्यू जैसे टेस्टिस हो गई। टेस्टिस क्या है? ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो उसमें क्या करते हैं? नाजुक टिश्यू जो होते हैं उनको अच्छी तरह से संरक्षित रखता है। कौन सा? बोइन सॉल्यूशन। क्लियर बात है? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, व्हाट एंगल इज अ माइक्रोटोम ब्लेड टिपिकली सेट? माइक्रोटोम ब्लेड को किस एंगल पर रखा जाता है जनरली? 5 से 10 डिग्री, 15 से 20 डिग्री, 25 से 30 डिग्री या 35 से 40 डिग्री? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से सोचो। जो माइक्रोटोम का ब्लेड होता है किस एंगल पे हम रखेंगे तो हमें बेस्ट सेक्शन कटिंग मिलेगी, जिससे हम फर्दर स्टडी कर सके। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर 15 से 20 डिग्री। क्लियर बात है? दिस एंगल प्रोवाइड ऑप्टिमल सेक्शनिंग विद मिनिमल डैमेज। यह एंगल स्लाइड को बिना नुकसान पहुंचाए अच्छी कटिंग देता है, यानी ये एंगल जो होता है ये बेस्ट होता है सेक्शन कटिंग के लिए, बिना टिश्यू को हार्म पहुंचाए, बिना स्लाइड को नुकसान पहुंचाए, बिल्कुल अच्छे से कट कर देता है। ठीक है, आगे बताओ ग्रॉसिंग में पहला स्टेप क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्रॉसिंग? हम ग्रॉस करते हैं ना, सेक्शन सैंपल्स ग्रॉस करते हैं, उसमें पहला स्टेप क्या है ग्रॉसिंग के अंदर? स्टैनिंग, लेवलिंग, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन या फिक्सेशन। ठीक है, तो हम जब ग्रॉसिंग करने जाते हैं उसमें पहला स्टेप होता है मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, स्टैंडिंग वगैरह तो बहुत बाद में आएगी यार। सबसे पहले मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे ग्रॉस सेक्शंस में। तो ग्रॉसिंग बिगिंस विद एग्जामिनिंग द स्पेसिमेन विद माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रो नहीं, मैक्रो, यानी हम नंगी आंखों से भी देख के पहचान सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सैंपल को आंख से देखकर नाप और विवरण किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। विच हिस्टोलॉजिकल स्टेन गिव्स ब्लू कलर टू न्यूक्लियाई? हिस्टोलॉजी में कौन सा स्टेन न्यूक्लियाई को नीला रंग देता है? बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये करते रहना भी है साथ के साथ, क्योंकि एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इयोसिन देगा,
सेफ्रानिन देगा, हिमेटॉक्सिलिन देगा, सूडोन 3 देगा। एक चीज़ ध्यान रखना, नीला पीला रंग छोड़ दो, आपको क्या देखना है, न्यूक्लियाई स्टेनिंग। अब न्यूक्लियाई को कौन स्टेन करता है? न्यूक्लियाई कैसा स्ट्रक्चर है सर? न्यूक्लियाई जो होता है वो होता है एसिडिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एसिडिक स्ट्रक्चर। अब एसिडिक स्ट्रक्चर को कौन करेगा स्टेन? बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, हिमेटॉक्सिलिन। क्लियर बात है? तो ये चीज़ ध्यान रखना, न्यूक्लियाई को स्टेन करने की जब भी बात आएगी तो हिमेटॉक्सिन, और साइटोप्लाज्म को जब भी स्टेन करने की बात आएगी तो उसका राइट आंसर इओसिन हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हिमेटॉक्सिन स्टेन एसिडिक कंपोनेंट्स लाइक डीएनए द न्यूक्लियस ब्लू पर्पल, ठीक है, या न्यूक्लियस में उपस्थित डीएनए को नीला बैगनी रंग देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। विच डीकैल्सिफिकेशन मेथड इज द फास्टेस्ट? कौन सा डीकैल्सिफिकेशन मेथड सबसे तेज है, फास्टेस्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डीकैल्सिफिकेशन क्या है, यानी डी अलग कर लो, कैल्सिफिकेशन अलग कर लो, यानी हमें कैल्शियम को रिमूव कराना है। कहाँ से रिमूव कराना है सर? बोन से रिमूव कराना है। तो बोन से हमें कैल्शियम रिमूव कराना हो तो उसको बोलते हैं स्टेप को डीकैल्सिफिकेशन। अब डीकैल्सिफिकेशन में मेथड कौन सा हम लगाते हैं जो सबसे फास्टेस्ट होता है, ठीक है। फास्टेस्ट पूछा है, बेस्ट नहीं पूछा, ये चीज़ ध्यान रखना, डिफरेंस वर्ड होते हैं दोनों। फास्टेस्ट यानी सबसे तेज, तो ईडीटीए होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, या सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। तो हम डीकैल्सिफिकेशन की जब भी बात करेंगे तो उसमें क्या आता है, नाइट्रिक एसिड, ये होता है सबसे फास्टेस्ट मेथड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड वर्क क्विकली थ्रो इट में डैमेज टिश्यू, यह तेजी से अपना काम करता है लेकिन टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसीलिए मैंने बोला फास्टेस्ट, नॉट बेस्ट, नॉट बेस्ट, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एंड वर्क क्विकली दो इट में डैमेज टिश्यू। सिंपल सी बात है, तेज जा रहा है, तेज काम करना है तो कुछ ना कुछ उसका, अब गाड़ी मान लो आप एक गाड़ी है, हाईवे पे चला रहे हो, मान लो आपको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, ठीक है, आपको बहुत जल्दी जाना है, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, गाड़ी की स्पीड तेज कर दोगे। अब गाड़ी की स्पीड तेज है तो खतरनाक बात भी है ना, खतरनाक भी तो हो सकता है, खतरा हो सकता है। सिंपल सी बात है, गाड़ी हमें तेज नहीं चलानी चाहिए। तो वही चीज़ है कि ये वक्त तो तेज करता है, फास्ट तो करता है, लेकिन टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सा सर? नाइट्रिक एसिड। तो सबसे फास्टेस्ट डीकैल्सिफिकेशन मेथड कौन सा होता है? नाइट्रिक एसिड। द फाइनल स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग का अंतिम स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप क्या होता है? डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, एम्बेडिंग, फिक्सेशन। अब बताओ, हमने पूछा अभी थोड़ी देर पहले पहला स्टेप, अब पूछ रहा हूँ अंतिम स्टेप, आखिरी स्टेप, ठीक है। डिहाइड्रेशन होता है, क्लियरिंग होता है, एम्बेडिंग होता है, या फिक्सेशन होता है? टिश्यू प्रोसेसिंग का जो सबसे आखिरी स्टेप होता है सर, वो होता है एम्बेडिंग, ठीक है। एम्बेडिंग सॉलिडिफाइड्स द टिश्यू इन वैक्स फॉर माइक्रोटोमी। यह प्रक्रिया टिश्यू को वैक्स में जमा देती है ताकि उसे काटा जा सके। ये चीज़ ध्यान रखना, एम्बेडिंग में बहुत बार बता चुका हूँ। किससे करते हैं सर? पैराफिन वैक्स से करते हैं, ठीक है। विच मीडियम इज यूज फॉर एम्बेडिंग इन फ्रोजन सेक्शन? फ्रोजन सेक्शन की बात की मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं? क्रायोस्टेट इस्तेमाल करते हैं, क्रायोस्टेट। अब फ्रोजन सेक्शन के लिए कौन सा मीडियम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विच मीडियम इज यूज फॉर एम्बेडिंग इन फ्रोजन सेक्शन, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, एम्बेडिंग पढ़ते ही आंसर पैराफिन मत लगा देना, ठीक है। आपसे पूछा है फ्रोजन सेक्शंस के लिए, फ्रोजन सेक्शन यानी जमे हुए सेक्शन, वहाँ पैराफिन का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? पैराफिन है, जिलेटिन है, ओसीटी कंपाउंड है, अगार है। तो हम जब भी बात करेंगे फ्रोजन सेक्शन में एम्बेडिंग करना हो तो हम करेंगे इस्तेमाल ओसीटी कंपाउंड। क्लियर बात है? ओसीटी प्रोवाइड्स सपोर्ट एट लो टेम्परेचर्स फॉर फ्रोजन सेक्शन। ओसीटी कम तापमान पर टिश्यू को सहारा देता है। पैराफिन वैक्स तो नॉर्मल टेम्परेचर पर सहारा देता है, ठीक है। इसको कम तापमान देंगे तो इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन ओसीटी जो होता है, ओसीटी कंपाउंड, यह लो टेम्परेचर में भी टिश्यू को सहारा देता है। ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर बात है? आगे बढ़ जाओ। ऑटोलिसिस का क्या मतलब है? व्हाट डज ऑटोलिसिस मीन? ठीक है, ऑटोलिसिस मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, ऑटोलिसिस प्रिवेंट करने के लिए हम फिक्सेशन करते हैं। ऑटोलिसिस है क्या ये बताओ। एक्सटर्नल बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है ऑटोलिसिस, कटिंग ऑफ टिश्यू होता है, सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स बाय एंजाइम होता है, या एम्बेडिंग ऑफ टिश्यू होता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने ऑटोलिसिस का क्यों करते हैं हम सर। ऑटोलिसिस हम करते हैं, फिक्सेशन क्यों करते हैं, सॉरी फिक्सेशन क्यों करते हैं हम, प्रिवेंट करने के लिए ऑटोलिसिस को। अब ऑटोलिसिस क्या है ये बताना है। तो ऑटोलिसिस जो होता है वो होता है सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स बाय एंजाइम, यानी अपनी ही सेल्स का एंजाइम द्वारा किलिंग करना, सेल्फ डाइजेशन करना। क्लियर बात है?
एंजाइम फ्रॉम लाइसोसोम डाइजेस्ट द टिश्यू इफ नॉट फिक्स। यदि टिश्यू को सुरक्षित न किया जाए तो उसके एंजाइम्स खुद को पचाने लगते हैं। हमने सेल बायोलॉजी में बात की थी लाइसोसोम की। इसको हम क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, क्योंकि इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम जो क्या करते हैं? सेल को पचाने में या पाचन करने में, सेल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो हम क्यों करते हैं ऑटोलिसिस? ऑटोलिसिस का मीनिंग क्या होता है? एंजाइम का सेल्फ डाइजेशन होने लगे। ठीक है, यदि उसे हम क्या करें? सुरक्षित ना करें। ठीक है, तो उसका क्या होने लगेगा? सेल्फ डाइजेशन होने लगेगा खुद की एंजाइम्स द्वारा। इसी को हम बोलते हैं ऑटोलिसिस। ये चीज़ क्लियर? आगे बढ़ जाओ। व्हाट टेम्परेचर पैराफिन वैक्स मेल्ट फॉर एम्बेडिंग? मैंने बताया था टेम्परेचर, एंगल्स और जितने भी ये डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है, सेक्शन कटिंग, थिनिंग, ये सब क्वेश्चन जरूर याद रखना। ठीक है, तो टेम्परेचर जो यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स मेल्टेड फॉर एम्बेडिंग। पैराफिन एम्बेडिंग में वैक्स को किस तापमान पर पिघलाया जाता है? ठीक है, वैक्स क्या होता है? मोम होता है। अगर हम जनरली बात करें तो वो कैसा होता है? सॉलिड मीडियम में होता है। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर हमें उसे किसी चीज़ पे लगाना हो तो हमें उसे कैसे चेंज करना पड़ेगा सर? पिघलाना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन से टेम्परेचर पे उसको पैराफिन वैक्स जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 80 डिग्री। ठीक है, तो जो होता है 60 डिग्री का टेम्परेचर, 60 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ये हम यूज़ करते हैं पैराफिन वैक्स को पिघलाने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना। पैराफिन मेल्ट अराउंड 58 to 60 डिग्री एंड इट्स आइडियल फॉर एम्बेडिंग टिश्यू। पैराफिन लगभग 60 डिग्री पर पिघलाया जाता है जिससे टिश्यू को एम्बेडेड किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। पस पीरियोडिक एसिडिक सिफ स्टेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज पस स्टेन यूज टू डिटेक्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पस का पहले बात तो फुल फॉर्म याद कर लो, पीरियोडिक एसिड सिफ। ये चीज़ ध्यान रखना। इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? लिपिड डिटेक्शन के लिए, ग्लाइकोजन म्यूकोपॉलीसैकेराइड डिटेक्शन के लिए, कैल्शियम डिटेक्शन के लिए या बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो हम पीरियोडिक एसिडिक सिफ की बात करेंगे तो हम ग्लाइकोजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड की डिटेक्शन के लिए पस स्टेन इस्तेमाल करते हैं। पस स्टेन्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लाइकोजन मेजेंटा। पस स्टेन कार्बोहाइड्रेट्स हो गए जैसे ग्लाइकोजन को मेजेंटा कलर में या बैगनी रंग में रंगता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो मेनली आपको क्या याद रखना है कि ग्लाइकोजन हो गया, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे या ग्लाइकोजन के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? तो आंसर आपका जाएगा पस स्टेन। क्लियर बात है? HNE स्टेन में इयोसिन क्या रंग देता है? कलर भी आपको याद रखना है, नेचर भी आपको याद रखना है, किस चीज़ को कलर करता है ये भी याद रखना है। ठीक है, साथ के साथ HNE स्टेनिंग का स्टेप्स भी याद रखना है। ये मैंने कहाँ बताया है? ये मैंने बताया स्टेनिंग्स ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। उसका भी लेक्चर मेरे वीडियोस में पड़े हुए हैं। ठीक है, व्हाट कलर डज इयोसिन इम्पार्ट इन HNE स्टेनिंग? ठीक है, HNE स्टेनिंग में इयोसिन क्या कलर देता है? ब्लू कलर देता है, रेड पिंक देता है, ग्रीन देता है, ब्राउन देता है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो HNE स्टेनिंग में इयोसिन जो होता है वो रेड या पिंक देता है। ठीक है, और ब्लू कलर कौन देता है? वो हीमेटॉक्सिन देता है। ठीक है, तो हम इयोसिन की बात कर रहे होंगे तो वो देगा रेड या पिंक। इयोसिन स्टेन किसको स्टेन करता है? पहली बात तो साइटोप्लाज्म को और कनेक्टिव टिश्यू को। पिंक या रेड कलर में इयोसिन साइटोप्लाज्म को गुलाबी लाल रंग देता है। हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया की जाती है? द फर्स्ट स्टेप इन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी। ठीक है, देखो इन जनरल हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी में सबसे पहली स्टेप एम्बेडिंग, फिक्सेशन, सेक्शनिंग या स्टेनिंग। ठीक है, अब बताओ स्टेप्स जरूर याद रखना, फर्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। तो सबसे पहला स्टेप होता है सर फिक्सेशन की। क्लियर बात है? सबसे पहला स्टेप होता है फिक्सेशन। फिक्सेशन इज डन इमीडिएटली टू प्रिजर्व द मॉर्फोलॉजी ऑफ टिश्यू। टिश्यू संरचना को बचाने के लिए सबसे पहले उसे फिक्स करना जरूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। फ्रोजन सेक्शन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? मैं बताते आया हूँ, बहुत बार बताया हूँ और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर फ्रोजन सेक्शनिंग? इंस्ट्रूमेंट जरूर याद रखना। रोटेटरी माइक्रोटोम कहाँ यूज़ करते हैं सर? सेक्शन कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सेक्शन कटिंग के लिए रोटेटरी माइक्रोटोम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, माइक्रोटोम तो इस्तेमाल करते हैं सेक्शन कटिंग के लिए। अच्छा, जनरली आपसे पूछा जाए कि माइक्रोटोम के अंदर कौन सा माइक्रोटोम सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो वो होता है रोटेटरी माइक्रोटोम। अभी आगे आएगा ये सारी चीज़ें, अभी ध्यान रखो बस इतना। ऑटोक्लेव कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? ऑटोक्लेव कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर? स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका एक निश्चित टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग होती है। इंक्यूबेटर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एक उचित तापमान देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो क्रायो स्टेट होता है वो इस्तेमाल करते हैं फ्रोजन सेक्शनिंग के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना।
क्रायोस्टेट मेंटेन फ्रीजिंग कंडीशंस फॉर सेक्शनिंग फ्रोजन टिश्यू। क्रायोस्टेट में जमाए गए टिश्यू को काटने के लिए ठंडे वातावरण में रखा जाता है, ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ जाओ। विच स्टेन इज स्पेसिफिक फॉर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा स्टेन कनेक्टिव टिश्यू के लिए स्पेसिफिक है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, बताना है कि कनेक्टिव टिश्यू के लिए अगर स्पेसिफिक स्टेन कौन सा होता है, HNE, वॉन जीसन, जेडेन या सूडान ब्लैक। अब कनेक्टिव टिश्यू के लिए आपको बताना है, तो थोड़ा सा सोचो, ठीक है। क्या HNE कनेक्टिव टिश्यू के लिए स्पेसिफिक होता है? क्या वॉन जीसन कनेक्टिव टिश्यू के लिए स्पेसिफिक होता है? जेडेन या सूडान ब्लैक? अब एक एक करके समझो। HNE किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जेडेन एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूडान ब्लैक लिपिड या फैट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या बचा सर? वॉन जीसन स्टेन, ये स्पेसिफिक होता है कनेक्टिव टिश्यू के लिए। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर बात। वॉन जीसन स्टेन्स कोलेजन फाइबर्स रेड एंड न्यूक्लियाई ब्लैक। यह स्टेन कोलेजन को लाल और न्यूक्लियाई को ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। वाई आर रिबन्स फॉर्म ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग। सेक्शन कटिंग के दौरान रिबन्स क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, हम सेक्शन कटिंग करते हैं, उस दौरान हम रिबन्स क्यों बनाते हैं? अगेन अच्छा क्वेश्चन है ये। वाई आर द रिबन्स फॉर्म ड्यूरिंग सेक्शन कटिंग? फॉर स्टैंडिंग डायरेक्टली, टू अरेंज मल्टीपल सेक्शंस ऑन स्लाइड, फॉर एक्यूरेट एम्बेडिंग या फॉर इजियर माउंटिंग? ये बताओ, ठीक है। जो सेक्शन कटिंग के दौरान हम रिबन्स बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इजियर माउंटिंग के लिए। क्लियर बात है। रिबन्स हेल्प इन प्लेसिंग कॉन्टिन्यूअस सेक्शंस इनटू द स्लाइड इन ऑर्डर। रिबन में एक से बाद एक सेक्शन को स्लाइड पर चिपकाना आसान हो जाता है, इसीलिए हम रिबन इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। तो इजियर माउंटिंग के लिए हम रिबन्स बनाते हैं सेक्शन कटिंग के दौरान। आगे बढ़ जाओ। लिपिड स्टेनिंग के लिए कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? विच स्टेन इज यूज फॉर लिपिड डिटेक्शन? बहुत बार बता चुका हूँ, एल्सियन ब्लू, कॉन्गो रेड, सूडान 3 या पस, ठीक है। तो लिपिड डिटेक्शन अगर हमें करना हो या फैट डिटेक्शन हमें करना हो, कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? सूडान 3 या सूडान ब्लैक। क्लियर बात है। सूडान 3 इज फैट सोल्यूबल एंड स्टेन लिपिड्स ऑरेंज रेड। यह लिपिड को नारंगी लाल रंग में रंगता है और केवल फ्रोजन सेक्शंस में उपयोगी होता है। तो सूडान 3 जो होता है वो स्पेसिफिक कहाँ होता है? फ्रोजन सेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। बोन डिकैल्सिफिकेशन में किस एसिड का प्रयोग करते हैं? विच एसिड इज कॉमनली यूज फॉर बोन डिकैल्सिफिकेशन? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ठीक है। फास्ट भी होता है लेकिन थोड़ा सा कठिन भी होता है, क्योंकि ये टिश्यू को डैमेज कर सकता है। नाइट्रिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सिट्रिक एसिड? तो हम कौन सा एसिड इस्तेमाल करेंगे बोन डिकैल्सिफिकेशन में? वो होता है नाइट्रिक एसिड। क्लियर बात है। नाइट्रिक एसिड रिमूव कैल्शियम क्विकली बट कैन हार्म टिश्यू स्ट्रक्चर। यह हड्डी से कैल्शियम को तेजी से निकालता है लेकिन टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे बढ़ जाओ। व्हाट इज द टिपिकल सेक्शन थिकनेस इन माइक्रोटोमी? अगेन क्वेश्चन वही, लैंग्वेज चेंज। टिश्यू सेक्शन का थिकनेस माइक्रोटोम में कितना रखा जाता है? एंगल हो गया, थिकनेस हो गया, ये सारी चीज़ें याद रखना बच्चे, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो होता है 3 से 5 माइक्रोन मीटर। क्लियर बात है। दिस थिकनेस गिव ऑप्टिमल डिटेल्स फॉर माइक्रोस्कोपी विदाउट डिस्टॉर्शन, ठीक है। इतनी मोटाई पर टिश्यू साफ दिखता है और आसानी से स्टेन होता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझो। कॉन्गो रेड स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं? कॉन्गो स्टेन किस पैथोलॉजिकल कंडीशन में उपयोगी होता है? कॉन्गो रेड स्टेन इज यूज फॉर विच कंडीशंस? ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, एमाइलॉइडोसिस, कैंसर या मलेरिया? अब थोड़ा सा सोच के बताओ। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर समझो, कैंसर को अभी के लिए हटा दो। कैंसर में हम स्टेनिंग बहुत जनरली कम इस्तेमाल करते हैं, और करते भी हैं तो मान लो आपका इसमें साइटोलॉजी में आ जाते हैं, वो कौन से पाइपलिनोको वगैरह ये सब इस्तेमाल कर लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के हमने देख ही लिया, एसिड फास्ट बेसिलाई, AFB स्टेन इस्तेमाल करते हैं या जेडेन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया क्या है, ब्लड पैरासाइट है, तो यहाँ कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? यहाँ गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे। अब बचा क्या सर? एमाइलॉइडोसिस, यहाँ इस्तेमाल करते हैं हम कॉन्गो रेड। क्लियर बात है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कॉन्गो रेड सोज एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अंडर पोलराइज लाइट, ठीक है। यह एमोलाइट को विशेष ग्रीन चमक के साथ दिखाता है पोलराइज लाइट में। अब आपसे क्वेश्चन कितनी लैंग्वेजेस में पूछ सकता है, समझो। आपसे पूछा जाए कि पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल किस स्टेन में करते हैं? पोलराइज लाइट का इस्तेमाल किस स्टेन में करते हैं? 4-5 स्टेन दे दिए रहेंगे, एक कॉन्गो रेड आपका रहेगा, ठीक है। तो कॉन्गो रेड में इस्तेमाल करते हैं। यह आपसे पूछा जाए एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस ये किस स्टेन में दिखता है?
ये दिखता है कॉन्गोरेड स्टेन में। क्लियर बात है। तो इतनी चीज़ें घूम फिरा के आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी। या आपसे भी पूछ लिया जाए कि एप्पल ग्रीन कलर कौन से बीमारी में दिखता है, तो एमाइलॉइडोसिस कंडीशंस में दिखता है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। टिश्यू सिंकरेज आमतौर पर कब होता है? व्हेन डज टिश्यू सिंकरेज कॉमनली अकर। ठीक है, टिश्यू सिंकरेज हमें कब दिखेगा? इम्बेडिंग के दौरान दिखेगा, ड्यूरिंग इम्बेडिंग, ड्यूरिंग फिक्सेशन, ड्यूरिंग स्टेनिंग या ड्यूरिंग माउंटिंग। तो टिश्यू श्रिंकेज जो होता है वो कॉमनली कब दिखता है? ड्यूरिंग फिक्सेशन। फिक्सेशन के दौरान ही टिश्यू अगर श्रिंक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो टिश्यू जो होता है श्रिंकेज वो ड्यूरिंग फिक्सेशन के दौरान दिखाई पड़ता है। सम फिक्सेटिव लाइक एल्कोहल हो गए, ये कॉज कर देते हैं डिहाइड्रेशन एंड सिंकरेज। ठीक है, अब मान लो आपने 3 टाइप के सॉल्यूशंस पढ़े होंगे। ठीक है, मान लो आप घर में एक प्रयोग कर लो। जैसे आप क्या है, पानी में किशमिश की कुछ दाने डालते हो ना, किशमिश में कुछ दाने डालते हो तो सुबह जब आप खाने जाते हो तो किशमिश के दाने बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो उसके अंदर जो होता है हाइपो सॉल्यूशंस होते हैं, पानी उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, पानी क्या हो जाता है? ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, विसरण परासरण आपने देखा होगा। तो ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब ऐसे क्या होता है, कुछ एल्कोहल होते हैं वो क्या करवा देते हैं? डिहाइड्रेशन, यानी पानी को रिमूव कर देते हैं। अब मान लो आपने एक किशमिश का दाना है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसको आपने एल्कोहल में डाल दिया। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा? डिहाइड्रेशन होगा, पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पानी निकलता जाएगा निकलता जाएगा। अब इसमें अंदर जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या किशमिश ऐसे पिचक नहीं जाएगी? सूख जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही टिश्यू के साथ भी होता है। टिश्यू के अंदर हम डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो उसके अंदर कुछ बचेगा नहीं, वो पिचक जाएगा। तो वही जो होता है टिश्यू सिंकेज कहलाता है। ठीक है, तो टिश्यू सिंकेज कब होगा? फिक्सेशन के दौरान ही होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। Which solution is used as a fixative in electron microscopy? ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हम बात कर रहे थे लाइट माइक्रोस्कोपी की। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में हम फिक्सेटिव कौन सा यूज़ कर रहे थे सर? एल्कोहल यूज़ कर रहे थे डिहाइड्रेशन के लिए, और फिक्सेटिव यूज़ कर रहे थे सर 10% फॉर्मेलिन। ठीक है, किसमें? हिस्टोपैथोलॉजी में। अब हम कौन सा सॉल्यूशन अगर यूज़ करें फिक्सेटिव के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी हो तो हम कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करेंगे? फॉर्मेलिन, ग्लूटाराल्डिहाइड, बोइन्स फ्लूइड या एल्कोहल? अब बताओ ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें जब भी फिक्सेटिव यूज़ करना हो हम ग्लूटाराल्डिहाइड यूज़ करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ग्लूटाराल्डिहाइड प्रिजर्व अल्ट्रा स्ट्रक्चर फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ठीक है, यह कोशिका की सूक्ष्म संरचना को सुरक्षित रखता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए। तो हमें जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी होगी हम कौन सा फिक्सेटिव यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे ग्लूटाराल्डिहाइड। क्रायोस्टेट का टेम्परेचर बताओ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रायोस्टेट फ्रोजन सेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसका आपको टेम्परेचर बताना है। ठीक है, अब एक चीज़ आप बताओ, क्रायोस्टेट जनरली क्या यूज़ करते हैं हम? फ्रोजन सेक्शन के लिए। आपको पता है, मैंने बता दिया फ्रोजन सेक्शन के लिए। अब फ्रोजन सेक्शन क्या होता है? यानी जमा हुआ। अच्छा एक बताओ, जमता कब है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री से या उससे नीचे चला जाए। ठीक है, तब जमता है। अब ऑप्शन खोजो। ऑप्शन तो यार बड़ा कन्फ्यूजिंग दे दिया, या तो 0 है या तो -10, -20 से -30 या -40। ठीक है, जानबूझ के मैंने ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा, तुक्के वगैरह लगाने से काम नहीं चलता एग्जाम में। तो क्रायोस्टेट का टेम्परेचर आपको कितना याद रखना है सर? -20 से लेके -30 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फ्रीजिंग प्रिवेंट्स टिश्यू डैमेज ड्यूरिंग स्लाइसिंग। यह टिश्यू को कठोर बनाकर काटने योग्य बनाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरिंग एजेंट इन हिस्टोलॉजी? हिस्टोलॉजी में क्लियरिंग एजेंट का उद्देश्य क्या है? ठीक है, स्टेनिंग, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ एल्कोहल या फिक्सेशन। तो क्लियरिंग एजेंट इन हिस्टोलॉजी, ये इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज बताओ। तो इसका पर्पज होता है रिमूवल ऑफ एल्कोहल। क्लियरिंग एजेंट हो गए जैसे जाइलिन हो गई, रिप्लेस कर देता है एल्कोहल को बिफोर इम्बेडिंग। डिहाइड्रेशन के बाद जाइलिन एल्कोहल को हटाकर वैक्स के लिए रास्ता बनाता है। आगे बढ़ जाओ। विच इज़ नॉट अ रूटीन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी। कोई भी क्वेश्चन अगर पढ़ो उसमें अगर नॉट लिखा हुआ है तो इसको पहले ही घेरा बना दो इस पर। ठीक है, तो रूटीन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन में से। विट इज़ नॉट अ रूटीन स्टेन? HNE, पस, ZN या सूडान ब्लैक। तो जो होता है रूटीन स्टेन वो कौन सा नहीं होता? सूडान ब्लैक। सूडान ब्लैक रूटीन स्टेन नहीं है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। HNE जनरली करते हैं, पस जनरली करते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, कोलेजन फाइबर वगैरह देखना है। ZN जनरली करते हैं, लेकिन सूडान ब्लैक हम नहीं करते। ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए? लिपिड या फैट के लिए। तो लिपिड या फैट हमें डिटेक्शन करना होगा तभी हम करेंगे। रूटीन स्टेनिंग में हम सूडान ब्लैक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सूडान ब्लैक इज स्पेसिफिक फॉर फैट, नॉट यूज फॉर रूटीनली। यह केवल लिपिड के लिए विशेष है, आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता है। क्लियर बात है।
आगे बढ़ जाओ। विच फिक्सेटिव बेस्ट प्रिजर्व द न्यूक्लिक एसिड। सॉरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टार मार्क कर लेना। कौन सा फिक्सेटिव न्यूक्लिक एसिड को बेस्ट प्रिजर्व करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहला ऑप्शन फॉर्मेलिन दिया है, बच्चे आंसर लगा देंगे, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, बेस्ट प्रिजर्वेशन का पूछा है और स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ तो ट्विस्ट है, तभी ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, वो होता है कार्नोइस फिक्सेटिव, आज के बाद याद कर लेना, ठीक है। तो अगर हमें बात करें न्यूक्लिक एसिड को प्रिजर्व करने की, तो कार्नोइस फिक्सेटिव जो होता है वो बेस्ट फिक्सेटिव होता है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए। कार्नोइस फिक्सेटिव प्रिजर्व्स क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लिक एसिड, यह डीएनए आरएनए को बेहतर सुरक्षित करता है। आगे बढ़ जाओ। फॉर्मेलिन में फॉर्मेल्डिहाइड की स्टैंडर्ड परसेंटेज कितनी होती है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड परसेंटेज फॉर फॉर्मेल्डिहाइड इन फॉर्मेलिन? हम तब से पढ़ते आ रहे हैं 10% फॉर्मेलिन, 10% फॉर्मेलिन। अब फॉर्मेलिन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कठिन है। 10%, 37 से 40%, 4% या 20%। तो फॉर्मेल्डिहाइड की स्टैंडर्ड परसेंटेज की बात करें किसके अंदर? फॉर्मेलिन के अंदर। ये चीज़ ध्यान रखना, किसके अंदर पूछा गया है ये जरूर ध्यान रखना, फॉर्मेलिन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड की परसेंटेज वो होती है 37 से लेकर 40% तक, ये चीज़ ध्यान रखना। स्टॉक फॉर्मेलिन कंटेन्स 37 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड, स्टॉक फॉर्मेलिन में यही सांद्रता होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ जाओ। विच बफरिंग एजेंट इज एडेड टू फॉर्मेलिन फिक्सेटिव, ठीक है। फॉर्मेलिन फिक्सेटिव में बफरिंग एजेंट कौन सा होता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बफरिंग एजेंट की मैं बात करूं, क्या मेंटेन करता है? बफरिंग, मैंने बफर की बात की थी, पीएच को मेंटेन करता है बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो फॉर्मेलिन फिक्सेटिव में हम बफर सॉल्यूशन या बफरिंग एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं? एसीटेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट या सल्फेट, ठीक है। अब हम बात करें अगर फॉर्मेलिन की, तो फॉर्मेलिन के अंदर हम यूज़ करते हैं सर फॉस्फेट, ठीक है। फॉर्मेलिन बफर्ड फॉर्मेलिन मेंटेन्स पीएच अराउंड 7 टू अवॉइड एरिटिफैक्ट्स। इसे टिश्यू संरचना बिगड़ती नहीं है। अगर पीएच अप डाउन होगा तो सिंपल सी बात है टिश्यू भी बिगड़ेगी। तो हम बफरिंग एजेंट मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, पीएच मेंटेन रहता है, जिससे सॉल्यूशंस जिससे आपके क्या होते हैं, आपके टिश्यू स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिगड़ते नहीं हैं। तो कौन सा हम बफरिंग एजेंट मिलाते हैं? वो होता है फॉस्फेट। क्लियर बात है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देके सॉल्व करना। वाई इज क्लियरिंग इसेंशियल बिफोर वैक्स इम्बेडिंग, ठीक है। वैक्स इम्बेडिंग हम करते हैं ना, किससे करते हैं? पैराफिन वैक्स से करते हैं। उससे पहले क्लियरिंग क्यों आवश्यक होता है, क्यों नेसेसरी होता है? डिहाइड्रेशन के लिए नेसेसरी होता है, टू मेक टिश्यू ट्रांसपेरेंट के लिए आवश्यक होता है, टू रिमूव फिक्सेटिव, टू अलाउ वैक्स पेनिट्रेशन। थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो वैक्स इम्बेडिंग से पहले हम क्लियरिंग क्यों करते हैं? तो हम क्लियरिंग क्यों करते हैं? टू अलाउ वैक्स पेनिट्रेशन, वैक्स को पेनिट्रेट कराना है, ठीक है, अंदर ले जाना है, तो क्लियरिंग इसीलिए हम करते हैं। क्लियर बात है। क्लियरिंग रिमूव्स अल्कोहल, प्रिपेयर्स द टिश्यू फॉर वैक्स, या टिश्यू को वैक्स एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों आपके आज हो गए 50 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आगे के अगले लेक्चर में हम 100 तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके आगे बढ़ता रहेगा कारवां, ठीक है। पीडीएफ की बात अभी मत करना, पीडीएफ में सोच रहा हूँ जब पूरे 300 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि अभी एग्जाम वगैरह भी कोई नहीं है जल्दी, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से पूरे जब 6 लेक्चर हो जाएंगे 300 क्वेश्चन का आपको एक पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, आप आराम से जाके प्रिंट आउट निकाल लेना। बिहार लैब टेक्नीशियन की बात करें थोड़ा सा बीटीएससी की, तो अब थोड़ा सा इसकी उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही थी कोर्ट में, तो हो सकता है गर्मी की छुट्टी अब खत्म हुई है, तो इस पर सुनवाई होने के कुछ चांसेस हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है। मान के चलो जुलाई अगस्त तक ये भी फाइनलाइज हो जाएगा, क्योंकि सारे एग्जाम ही हो गए हैं, ठीक है। ड्रेसर का भी आप देख लो, ड्रेसर का भी एग्जाम डेट आ ही गया, बचा क्या आपका एलटी बचा, तो ये भी जल्दी ही तैयार हो जाएगा। तो पढ़ाई आप जम के करो, साथ साथ करते रहो, ढिलाई बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जाम डेट आने से मुश्किल से आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो 20 दिन मिल जाएगा, और मिनिमम तो 10 दिन मिलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉर्म वगैरह तो फिल ही हो चुके हैं। आपको क्या करना है, सीधे एडमिट कार्ड जारी करना है, एग्जाम डेट जारी करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए, ठीक है। कल की क्लास में एक और धमाकेदार क्लास अटेंड करेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।